हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? फटाफट से आ जाइए। और आज हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे वेव ऑप्टिक्स। इसमें वेव ऑप्टिक्स में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव बता दिया था मैंने। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस क्या होता है, और कैसे लाइट का इमिशन होता है। लाइट का इमिशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मैंने आपको समझाया था। और मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइट वेव आपस में या दो वेव आपस में सुपरपोज करती है तो उसका जो रिजल्टेंट वेव बनता है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। दो सुपरपोजिंग वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के एडिशन के बराबर होता है। तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन थी। तो जब दो वेव आपस में सुपरपोज करती है तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम भी हो सकती है, उसकी इंटेंसिटी मिनिमम भी हो सकती है, और इसकी इंटेंसिटी कुछ हो सकती है। तो तीन तरह से इंटेंसिटी बदल सकती है। हाई इंटेंसिटी मैक्सिमम हो सकती है। अच्छा, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? कि जब दो लाइट वेव आपस में सुपरपोज करेंगी, और सुपरपोज करने पे जब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोज करेंगी तब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और जब दो लाइट वेव आपस में डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी, मतलब अपोजिट फेज में मिलेंगी, तो उनकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी, मतलब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। और जब दो वेव एक नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन करेंगी तो उस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका इंटेंसिटी कुछ हो सकती है, ना तो रिजल्टेंट होगी, मतलब ना तो मैक्सिमम होगी ना तो मिनिमम होगी, बीच की कुछ इंटेंसिटी हो सकती है। चलिए, आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं कि जब दो वेव आपस में सुपरपोज करती है तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी और इसके एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, और रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन क्या होता है। तो बच्चों देखिए, आपको पता है कि जब दो वेव आपस में सुपरपोज करती है, तो मैं यहाँ पे क्योंकि लाइट वेव की बात कर रहा हूं तो हम लोग लाइट वेव लेके चलेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास दो सुपरपोजिंग लाइट वेव है। तो लेट सपोज हमारे पास एक सोर्स है S1 और हमारे पास एक सोर्स है S2, और ये कोई है पॉइंट P। यहां से निकलने वाली एक वेव कहां पहुंच रही है? मान लीजिए P पॉइंट पहुंच रही है, और यहां से निकलने वाली पॉइंट कहां पहुंच रही है? P पॉइंट पहुंच रही है। और इस P पॉइंट पर आपस में क्या कर रही है? आपस में सुपरपोज कर रही है, मतलब अध्यारोपण कर रही है। तो इस वेव का इक्वेशन आप मान लीजिए, इस वेव का इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, और इस वेव का इक्वेशन मान लेते हैं y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। और ये फाइव बताता है कि इन दोनों वेव का फेज डिफरेंस है। फाइव क्या बताता है? द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। कहने का मेरा मतलब है कि फाइव ये बताता है कि ये वाली वेव इस वाली वेव से 5 फेज आगे चल रही है, मतलब लीड कर रही है, और ये वाली वेव इस वाली वेव से 5 फेज लैग कर रही है। तो कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, ये आपने पढ़ा होगा प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव या वेव ऑसिलेशन में, और अल्टरनेटिंग करंट में भी आपने पढ़ा होगा। चलिए, तो दो वेव हमारे पास है और ये वेव हमारे पास ये है। यहाँ पे ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज टू वेव्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने सेम मान ली है। तो यहाँ पे ओमेगा क्या है बच्चों? यहाँ पे ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द वेव्स, बोथ द वेव्स, दोनों वेव्स की, बोथ द वेव्स, और दोनों कैसी हैं? सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वेव ट्रेवल कर रही हैं, और टाइम टी पे सारी चीजें देख रहे हैं। यहाँ पे 5 को बोलते हैं फेज डिफरेंस। यहाँ पे हम 5 को क्या बोलेंगे बच्चों? फेज डिफरेंस बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, तो यहाँ पे आपके सामने दो वेव्स है, एक वेव ये है, एक वेव ये है। इन दोनों के अध्यारोपण से, इन दोनों के सुपरपोजिशन से एक नई वेव बनेगी। अब वो जो वेव बनेगी वो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही है, या नॉर्मल सुपरपोजिशन कर रही है, अपने को कुछ नहीं पता। हम मान लेते हैं कोई सुपरपोजिशन कर रही है, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 5 है। तो अगर हम इन दोनों वेव को इनके एम्पलीट्यूड से अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक वेव है, ये इसका एम्पलीट्यूड है ये, ठीक है, और एक हमारे पास इस वेव का एम्पलीट्यूड है a2। इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? लेट इट बी a2 है, और इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? इनके बीच में फेज डिफरेंस है 5 का फेज डिफरेंस। तो ये हमारे पास एक वेव है जो S1 सोर्स से निकल रही है, जिसका एम्पलीट्यूड a1 है। एक हमारे पास वेव है जिसका एम्पलीट्यूड a2 है। ये दोनों वेव एक दूसरे से 5 फेज में हैं, तो इनके अध्यारोपण से, इनके सुपरपोजिशन से एक नई वेव बनेगी। इनके सुपरपोजिशन से एक नई वेव बनेगी। उस नई वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? मान लेते हैं ए नेट एम्पलीट्यूड जाएगा, और इस नेट एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट क्या होगा? मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है और फाई क्या है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। थीटा को बोलते हैं, थीटा इज द इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव का इनिशियल फेज है। थीटा को क्या बोलेंगे? थीटा को बोलेंगे इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव, इनिशियल फेज ऑफ
रिजल्टेंट वेव। यहां पे फाई क्या है फ्रेंड्स, यहां पे फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, फेज डिफरेंस बिटवीन टू सुपरपोजिंग वेव, सुपरपोजिंग वेव, दो सुपरपोजिंग वेव का फेज डिफरेंस है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब ये दोनों वेव आपस में सुपरपोज कर रही है और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो नेट, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका नेट एम्पलीट्यूड या उसका नेट रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, इंडिविजुअल वेव के रिजल्टेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है आपके सामने। अब हम y1 और y2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, वेक्टर y इज इक्वल टू y1 की जगह क्या रखिए, पूरा टर्म रखिए a1 sin ओमेगा टी प्लस y2 की जगह रखिए a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगेगी sin a प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a1 ये आपका हो जाएगा साइन, आप इसको वेक्टर फॉर्म में हटा दीजिए, साइन a1 ओमेगा टी आप ऐसे रखिए प्लस a2 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो साइन ओमेगा टी को एक तरफ कर लीजिए, जैसे साइन ओमेगा टी यहाँ पे आ रहा है, साइन ओमेगा टी यहाँ पे आ रहा है, दोनों को एक तरफ कर लीजिए। तो करेंगे तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ से a1 कॉमन हो जाएगा प्लस a2 cos ऑफ फाई बचेगा और ब्रैकेट में क्या लगेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी बचेगा प्लस, और आपका दूसरा तरफ क्या बचेगा, a2 cos ओमेगा टी डॉट साइन ऑफ फाई, ये बचेगा आपको। बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये वाला टर्म आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए और ये वाला टर्म आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। इन दोनों की जगह पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पुट करने वाले हैं। तो जैसे a1 प्लस a2 cos फाई की जगह पे और a2 sin फाई की जगह पे हम पुट कर लेंगे, कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो लेट इट भी हम इसको पुट कर लेते हैं, थीटा के फॉर्म में इसको हम पुट कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट सपोज हम मान लेते हैं a1 प्लस a2 cos ऑफ फाई इज इक्वल टू cos थीटा, क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, cos थीटा मान लेते हैं। अभी क्यों माना बताते हैं। इसी तरह से हम मान लेते हैं a2 sin फाई इज इक्वल टू मान लेते हैं sin ऑफ थीटा, कितना मान लेते हैं, sin थीटा। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इन दोनों को उठा के यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे मिलेगा y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई की जगह कर दीजिए cos थीटा डॉट साइन ओमेगा टी प्लस a2 cos ओमेगा टी और a2 sin फाई की जगह पे आप कर दीजिएगा sin थीटा, क्या कर दीजिएगा sin थीटा। तो आपको क्या मिलेगा, sin थीटा और यहाँ मिलेगा cos ऑफ ओमेगा टी। तो आप देखिए sin a cos b cos a sin b का फॉर्मूला बन गया अगेन, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू चलिए, तो ये कि यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा टर्म और लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको a नेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, a नेट लेना पड़ेगा। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो a है ना, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे a क्या है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। a1 है सुपरपोजिंग वेव का एम्पलीट्यूड, a2 है दूसरी सुपरपोजिंग वेव का एम्पलीट्यूड। तो हमें ये एजम्पशन लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये लगाना पड़ेगा a और a आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि a1 प्लस a2 cos फाई बराबर a cos थीटा आपने माना है। तो आप इसके टर्म की जगह क्या लिखेंगे, a cos थीटा लिखेंगे। यहाँ से a आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा sin ओमेगा t प्लस थीटा, ये बचेगा sin ओमेगा t प्लस थीटा। ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब आप देखिए जो दो वेव आपस में सुपरपोज कर रही है, सुपरपोज करने से जो एक नई वेव बन रही है, एक रिजल्टेंट वेव बन रही है, उस रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस y है। यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द रिजल्टेंट वेव फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। a को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, थीटा को बोलते हैं इनिशियल फेज ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव। मतलब जो सुपरपोजिंग वेव की फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी रिजल्टेंट वेव की भी होगी। तो ये फटाफट से इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला यूज कर ले।
नोट कर लीजिए, इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है। और आप देख रहे हैं रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन भी कैसा आ रहा है, साइनोसॉइडल आ रहा है, क्योंकि सुपरपोजिंग वेव का इक्वेशन भी कैसा है, साइनोसॉइडल है। सुपरपोजिंग वेव का इक्वेशन अगर साइनोसॉइडल है तो रिजल्टेंट वेव भी जो हमें मिलेगी वो भी कैसे मिलेगी, साइनोसॉइडल वेव की फंक्शन मिलेगी। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी में यहाँ पे y a sin ओमेगा टी, तो आप समझ में आ रहा है, मतलब ये तो नॉर्मल वेव हो गया। अगर हम बात करें लाइट वेव की तो लाइट वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपनी पोजीशन पे रहकर वाइब्रेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो क्या होता है, ET इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, B नॉट साइन ओमेगा टी। और ये दोनों किसमें होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किसमें होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो एक सोर्स से ये वेव निकल रही है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा सोर्स है और उस दूसरे सोर्स से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकल रही है, वो कौन सी निकल रही है, ET डैश इज इक्वल टू E नॉट डैश साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मान लेते हैं। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, B नॉट डैश साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब एक सोर्स से हमारे पास एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है, एक सोर्स से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है। अब आप देखिए दोनों वेव आपस में जब सुपरपोज करेंगी तो देखिए इस वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और इस वाली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक दूसरे के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, फाइव का फेज डिफरेंस है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपस में सुपरपोज करती है तब आपको क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेव मिलता है, मतलब लाइट वेव मिलती है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल वेक्टर फील्ड, यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द विजिबल रीजन के लिए या सेंसेशन ऑफ विजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो एक सोर्स से ये वेव निकल रही है, एक सोर्स से ये वेव निकल रही है। इसका मतलब इस सोर्स से जो वेव निकल रही है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के इक्वेशन ये है, और इस सोर्स से जो वेव निकल रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन ये है। और दोनों आपस में क्या कर रही है, सुपरपोज कर रही है। और जब आपस में सुपरपोज करेंगी तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाइव का फेज डिफरेंस है। तो हमने क्या निकाल दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट वेव निकाल लिया, रिजल्टेंट इक्वेशन निकाल लिया। और इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो एक नई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी, एक नई जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन होगा E नेट इज इक्वल टू E नॉट नेट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये होगी रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो नई वेव बनी, जो नई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का इक्वेशन ये है, E नॉट इज इक्वल टू E नेट इज इक्वल टू E नॉट नेट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव या रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट का इनिशियल फेज है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये फटाफट से आप इसको नोट करिए। अब इसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को लेकर चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने जो दो इक्वेशन माना था उस दो इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। A1 प्लस A2 कॉस ऑफ फाइव इज इक्वल टू A साइन थीटा, सॉरी A कॉस थीटा, A कॉस थीटा माना था। और दूसरा इक्वेशन क्या माना था, A2 साइन ऑफ फाइव इज इक्वल टू A साइन थीटा। तो ये दो इक्वेशन हमने यहाँ पे एज्यूम किया था, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसी को लेकर चलना है और हमें नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला राइट करना है और ये भी देखना है कि जो रिजल्टेंट वेव बनी है उस रिजल्टेंट वेव का इनिशियल फेज का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप क्या करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 कॉस ऑफ फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर करिए। A2 साइन फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर अल्फा और इक्वेशन नंबर बीटा मान लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे देखिए आपको क्या मिलेगा, ऐड अबव इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। जब आप ऐड करेंगे तो उसको एक्सपैंड करिए, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा समझ में आ गया ना क्या है, थीटा इज द इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव, फाई क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सुपरपोजिंग वेव। चलिए इसका स्क्वायर करिए, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आप दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए इसको ऐड कर दीजिए और इनको ऐड कर दीजिए। तो इनको ऐड करने के बाद देखिए आपको क्या मिलेगा, देखिए a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, दोनों को ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1 हो गया। यहाँ बचेगा आपके सामने a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और ये बचेगा 2a1 a2 cos ऑफ फाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया और यहाँ बचेगा a स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला आ गया, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई, ये फॉर्मूला आ गया। ये है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। इस रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। तो आप देख रहे हैं कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड वो किस पे डिपेंड कर रहा है, a1 कांस्टेंट है, a2 कांस्टेंट है, ये फाई सिर्फ वेरिएबल है। इसका मतलब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है cos फाई, मतलब फाई के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। फाई मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स पे डिपेंड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव is depend on only phase difference between two superposing wave। दो सुपरपोजिंग वेव के फेज डिफरेंस डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस टर्म को बोलते हैं सुपरपोजिशन टर्म। क्या बोलते हैं, सुपरपोजिंग टर्म बोलते हैं। इसको इंटरफेरेंस टर्म भी बोला जाता है। इस पूरे टर्म को बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म या सुपरपोजिंग टर्म बोला जाता है। तो ये रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई। अब आपको पता है कि जो किसी वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है, इंटेंसिटी होती है, वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जैसे देखिए आप देख रहे थे कि दो सोर्स हमारे पास था, S1 और S2। इससे निकलने वाली एक वेव यहां तक पहुंच रही थी, इससे निकलने वाली वेव एक यहां तक पहुंच रही थी, आपस में सुपरपोज कर रही थी पॉइंट P पे। तो इस वेव इस लाइट सोर्स से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मान लेते हैं y1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y1 इज इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t। यहां पे इसका एम्पलीट्यूड a1 है, मान लीजिए इस वेव की इंटेंसिटी है i1। इसी तरह से यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है उसको हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y2 इज इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। और मान लेते हैं इस वेव की इंटेंसिटी है i2, तो इस वेव की इंटेंसिटी i1, इस वेव की इंटेंसिटी i2, और इन दोनों की सुपरपोजिशन से जो एक नई वेव बनी है, उस नई वेव का एम्पलीट्यूड है a, तो उस नई वेव की भी इंटेंसिटी होगी। तो उस वेव की इंटेंसिटी मान लेते हैं कितनी है, i है, उस नई वेव की इंटेंसिटी है। तो यहां से इस बात का ध्यान रखिएगा कि i इज द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। i क्या है, i इज द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये है इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। और वेव की इंटेंसिटी और इसके एम्पलीट्यूड में एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशन होता है, वो रिलेशन आप जरूर से ध्यान रखिएगा। वो रिलेशन होता है I इज इक्वल्स टू, एक तो होता है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और सेकंड आपका होता है I इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये दो इक्वेशन बहुत ध्यान रखिएगा। किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे आप लगा दीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इसका मतलब किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है, उस वेव
कि फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसी वेव की इंटेंसिटी उस वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इस इक्वेशन में। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, बस बने रहिए। फटाफट से पहले इसको कॉपी करिए, खूब तेजी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने क्या मिल गया था इंपॉर्टेंट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मिला था। ए इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाइव, ये मिला था। और आपको पता है आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। अब आप इस इक्वेशन देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाइव। तो इस a स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं i, a1 स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं i1, a2 स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं i2 और इसकी जगह लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर i1 डॉट अंडर रूट के अंदर i2 कॉस ऑफ फाइव। बोलिए, तो ये दोनों इक्वेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर अल्फा और इक्वेशन नंबर बीटा। इसे नोट कर लीजिए, इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। तो ये दोनों किसका इक्वेशन बना है, रिजल्टेंट वेव का है। रिजल्टेंट वेव का मतलब रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेव के इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके सामने है। अब यहां देख रहे हैं कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स पे डिपेंड कर रहा है, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी भी फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स पे डिपेंड कर रही है। फटाफट से इसको कॉपी डाउन करिए। अब आप चलते हैं आगे की तरफ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चले फटाफट से। अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस मिलने वाले हैं और स्पेशल केसेस को हम बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से पहले प्रूव करेंगे। देखिए स्पेशल केस नंबर वन, स्पेशल केस नंबर वन, स्पेशल केस नंबर वन। स्पेशल केस नंबर वन में हम एक काम ही कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम इन दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को सेम कर दें, क्या कर दें, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को सेम कर दें, तो दोनों वेव के एम्पलीट्यूड कब सेम होगा, जब दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम होगी। तो स्पेशल केस नंबर वन कि व्हेन इंटेंसिटी ऑफ सुपरपोजिंग वेव, सुपरपोजिंग वेव इज सेम, जब दो सुपरपोजिंग वेव की इंटेंसिटी को मैं सेम कर दूं, तो अगर मान लीजिए I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू मैं कर दूं I, क्या कर दूं, I कर दूं, तो ये आपके सामने किसका इक्वेशन है, रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का इक्वेशन है, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का इक्वेशन है। तो यहां पे आप लिख दीजिए नेट, क्या लिख दीजिए फ्रेंड्स, नेट लिख दीजिए। नेट का मतलब हो गया नेट इंटेंसिटी, नेट एम्पलीट्यूड। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिख दीजिएगा नेट, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर होगी बात। चलिए, और हम मान लेते हैं कि दो सुपरपोजिंग वेव की इंटेंसिटी किसके बराबर है, आई के बराबर है। चलिए अब हम उठा के यहाँ पे देखिए पुट करेंगे, तो आपको देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, जब ये इंटेंसिटी आपस में इक्वल हो जाएगी तो इनका एम्पलीट्यूड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। यस, इनके एम्पलीट्यूड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो पहले एम्पलीट्यूड को पुट करते हैं, फिर इंटेंसिटीज को पुट करेंगे। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन अल्फा, इक्वेशन अल्फा से देखिए आपके सामने है ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर, और a1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 मतलब 2a स्क्वायर cos ऑफ 5। क्लियर। तो जब आप यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos ऑफ 5। यहां से आप क्या करेंगे, 2a स्क्वायर को कॉमन लेंगे, 1 प्लस cos ऑफ 5 आपको मिल जाएगा। तो यहां से देखिए एक रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ये है। अब यहां से चाहे तो आप ए को बाहर निकाल सकते हैं, यहां से चाहे तो cos ऑफ 5 का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। हम आगे की तरफ पुट करेंगे, तो बस आपको सिर्फ दिखा रहे थे कि आई नेट बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस cos 5 हो सकता है। अगर हम इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखें तो बताइए इंटेंसिटी टर्म्स में आप क्या लिखेंगे, इसी को आप आगे की तरफ कंटिन्यू करिए तो आप लिखेंगे a स्क्वायर नेट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस cos ऑफ 5। तो आपको पता है a नेट का स्क्वायर मतलब i नेट का स्क्वायर, i नेट भाई a नेट का स्क्वायर बराबर i नेट। आपको पता है ना इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो a नेट का स्क्वायर हम क्या कर देंगे i नेट, और यहाँ पे क्या करेंगे 2
ए स्क्वायर की जगह करेंगे आई और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ फाइव। तो देखिए ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला और ये आपके सामने किसका आ गया, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। ये दोनों फॉर्मूले कब यूज करेंगे, ये दोनों फॉर्मूले तभी यूज करेंगे जब दो वेव के बीच में सेम एम्पलीट्यूड और सेम इंटेंसिटी होगी, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज फिर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले हम लोग को किस तरह से यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए यहाँ पे जो नेट एम्पलीट्यूड है वो अभी भी 5 पे डिपेंड कर रही है, नेट इंटेंसिटी अभी भी किस पे डिपेंड कर रही है, 5 पे डिपेंड कर रही है। तो हम इसको और नए तरीके से बना सकते हैं, और नए तरीके से कैसे बना सकते हैं, आपको पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं बताइए cos 2 फाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे cos 2 फाई के 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं, cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, और cos 2 फाई का कौन सा फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई। cos 2 फाई का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर फाई माइनस 1। अब आप सोचिए इन तीनों में से कौन सा हम फॉर्मूला यूज करें जिससे कि यहाँ पे हमारा 1 कैंसिल हो जाए। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नीचे वाला cos 2 फाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे -1 आ रहा है और यहाँ पे +1 आ रहा है, कैंसिल हो सकता है। देखिए जब यहाँ पे 2 फाई था तब यहाँ पे 5 था, अगर यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, मतलब एंगल यहाँ पे आधा हो रहा है। तो अगर इसी में हमें बताऊं, बताइए cos 5 कितना होगा, तो सिमिलरली आप क्या बोलेंगे, सिमिलरली अगर मैं आपसे कुछ बताइए cos 5 का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे जब 2 फाई था तो यहाँ पे 5 हो गया, तो जब यहाँ पे 5 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1 बोल देंगे। अब इसी cos 5 को उठाकर यहाँ पे पुट कर दीजिए, दोनों में पुट कर दीजिए, तो देखिए एक नया रिजल्टेंट फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला आपको मिल जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर नेट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर 1 प्लस cos 5 की जगह पुट करिए 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, ये आपका निकल गया a नेट का स्क्वायर। अब अंडर रूट लेंगे तो आपके सामने a नेट कितना आ जाएगा, a नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 2a cos 5/2। इसे आप फटाफट से कॉपी कर लीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ए नेट, दो सुपरपोजिंग वेव के नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है 2a cos 5/2, और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब दो सुपरपोजिंग वेव का एम्पलीट्यूड सेम होगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज फिर फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे। जब दो सुपरपोजिंग वेव का एम्पलीट्यूड सेम होगा तभी हम इसको यूज करेंगे। फटाफट से उसको कॉपी करिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। जिस तरह से आपने नेट एम्पलीट्यूड निकाला उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, नेट इंटेंसिटी में निकालेंगे। बने रहिए। तो आपके सामने नीचे नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या मिला था, ए नेट इज इक्वल टू 2a cos 5/2, नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। अब इसको आप इंटेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आई नेट है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर आई नेट कर सकते हैं, ए नेट की जगह अंडर रूट आई नेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया कि आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, या अंडर रूट आई इज प्रोपोर्शनल टू ए हो सकता है। तो ए की जगह पे अंडर रूट आई कर देंगे, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट के अंदर आई कॉस ऑफ 5/2। अब आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये कैसे आया, समझ में आया, ए की जगह हम अंडर रूट आई कर देंगे। ये आई क्या है, ये आई है इंटेंसिटी ऑफ सुपरपोजिंग वेव, और सुपरपोजिंग वेव की इंटेंसिटी को हमने इक्वल कर दिया जो आई के बराबर है। ये आई नेट क्या है, दो वेव की सुपरपोजिशन के बाद जो नई वेव बन रही है उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू सुपरपोजिंग वेव के बीच का फेज डिफरेंस है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको मिलेगा आई नेट इज इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 5/2। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से नोट करिए, और एक फॉर्मूला ये नोट कर लीजिए, इस पे स्टार बना लीजिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछा सकता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नेट ए नेट। क्लियर, चलिए अब चलते हैं अब देखेंगे कि जब दो वेव का सुपरपोजिशन होता है तो सुपरपोजिशन के टाइप्स क्या है, मतलब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी हो सकता है,
डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी हो सकता है, अलग अलग तरीके के सुपरपोजिशन हो सकते हैं। और इन दो फॉर्मूले को आप एक इक्वेशन मान लीजिए, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर कुछ मान लीजिए, लेट इट बी इक्वेशन नंबर मान लीजिए आप 3, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 या 1 2 जो भी आपने डाला हो उसको दो इक्वेशन मान के छोड़ दीजिए। हम इसे आगे की तरफ यूज करने वाले हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के टाइप्स बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब टाइप ऑफ सुपरपोजिशन मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के सुपरपोजिशन हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और नॉर्मल तरह का सुपरपोजिशन हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन की। टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन, और किसके टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं? लाइट वेव के टर्म्स में बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन, टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन। और सबसे पहला टाइप हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, तो दो वेव के बीच में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कब होगा? दो वेव के बीच में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन तब होगा जब दोनों वेव सेम फेज में होंगी। किस फेज में होंगे? सेम फेज में एक दूसरे से सुपरपोज करेंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, इससे मान लीजिए हमारे सामने एक वेव है ये, और मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरी वेव है, सुपरपोजिंग वेव है, वो ये है। तो ये कैसा सुपरपोजिशन कर रही है? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही है, क्योंकि इस वेव का क्रस्ट एक साथ है, इस वेव का ट्रफ एक साथ है, इस वेव का क्रस्ट फिर से एक साथ हो गया। तो ये दोनों वेव साथ साथ क्रस्ट पे जा रही हैं, साथ साथ ट्रफ पे जा रही हैं, साथ साथ क्रस्ट पे, साथ साथ ट्रफ पे जा रही हैं। तब हम बोलते हैं कि दोनों वेव सेम फेज में है। दोनों वेव किस में है? सेम फेज में है। तो इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन से एक नई वेव बनेगी। ये हमारी बन गई एक नई वेव, इनके सुपरपोजिशन से हमारी एक नई वेव बनी है। इसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेव। इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रिजल्टेंट वेव बनते हैं। और ये मान लेते हैं एक वेव है जिसका इक्वेशन है y1, और इस वेव का इक्वेशन मान लेते हैं y2, और जो रिजल्टेंट वेव बना है उसका क्या हो जाएगा? y नेट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? y नेट। और y नेट का इक्वेशन आप जानते हैं क्या होता है। हम मान लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कब होता है? व्हेन टू वेव्स सुपरपोज इन सेम फेज। व्हेन टू वेव्स सुपरपोज टू ईच अदर इन सेम फेज। सेम फेज में सुपरपोज कर रही हैं। और जब दोनों वेव सेम फेज में सुपरपोज करेंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। देखिए रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। तो याद रखिएगा, जब दो वेव सेम फेज में सुपरपोज करती हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोलते हैं। और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की केस में जो आपको नेट इंटेंसिटी, मतलब रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। ये मैक्सिमम क्यों होती है? क्योंकि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम हो जाता है। बोलो क्लियर है क्या? तो ए नेट क्या है? ये आपके सामने ए नेट, ये आपके सामने ए नेट है। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड से कई गुना ज्यादा होता है। अब तो बेसिक आपके पास फॉर्मूला क्या है? बेसिक आपके पास फॉर्मूला है ए नेट इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। ये आपके सामने बेसिक इक्वेशन है। जब दो वेव सुपरपोज करती हैं तो नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आपके सामने ये हो जाता है। इसी तरह से इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला होता है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर I1 डॉट अंडर रूट के अंदर I2 कॉस ऑफ फाइव। सो जब दो वेव आपस में सुपरपोज करेंगी, नॉर्मल सुपरपोज करेंगी, एक दूसरे के बीच में फाइव का फेज डिफरेंस होगा, तब नेट एम्पलीट्यूड और नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होगा। अब क्योंकि सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव टाइप का हो रहा है, मतलब संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, और संपोषी व्यतिकरण में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है, और आई नेट का मैक्सिमम होने के लिए इस फाई का मैक्सिमम होना जरूरी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले आप नेट एम्पलीट्यूड लेके चलिए। तो नेट एम्पलीट्यूड आपके सामने क्या है? ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस
प्लस 2a1a2 कॉस ऑफ फाइव। अब एक बात बताइए, इस एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? फाइव पे डिपेंड कर रहा है। ये मैक्सिमम कब होगा? जब फाइव मैक्सिमम होगा। और आपको पता होना चाहिए कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू, अगर ये मैक्सिमम होगा तब आपको क्या मिलेगा? ए नेट मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। और कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। और कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू +1 कब कब होती है? कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू होती है जब फाइव बराबर आपका 0 डिग्री हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो एंड सो ऑन। मतलब कहां तक? 2n पाई। कितना हो बच्चे? 2n पाई हो। इसका मतलब फाइव बराबर आपका क्या हो सकता है? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2n पाई होगा। यही आपका हो जाएगा फेज डिफरेंस। और यहाँ पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो अगर दो वेव, इनके बीच में अगर फेज डिफरेंस 2n पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, n क्या है? इंटीजर है एक। तो याद रखिएगा, अगर दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तब जिस तरह का सुपरपोजिशन होगा वो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए दोनों वेव का फेज डिफरेंस 0 है, दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस क्या है? 0, मतलब n बराबर क्या है? 0। तो फेज डिफरेंस 0 का केस तो आपका ये बन गया। ये केस कौन सा है? जब इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है। दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। तो देखिए साथ साथ ऊपर जा रही है, साथ साथ नीचे आ रही है। मान लीजिए इनके बीच में फेज डिफरेंस है 2 पाई का। कितने का फेज डिफरेंस है? 2 पाई का फेज डिफरेंस है। तो 2 पाई का फेज डिफरेंस कब होगा? देखिए जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक वेव ये है और एक वेव स्टार्ट हो रही है ऐसे, और आपको पता है अगर आप इसको टाइम के टर्म्स में लिखें तो किसी भी टर्म्स से मान लीजिए 0 है और ये कैपिटल T है, ये आपका क्या हो जाएगा? T/2 हो जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? T/4। और यहाँ पे क्या हो जाता है? T/2। ये T/4, 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 3T/4। ये कितना हो जाता है? 3T/4। तो ये आपका 0 है, T/4 है, T/2 है, 3T/4 और T है। और आपको पता है जब टाइम डिफरेंस T होता है तब फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई। और तब पाथ डिफरेंस कितना होता है? लैम्डा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये अगर 0 है तो ये कितना होगा? 2 पाई होगा। फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई होगा। अगर ये 2 पाई का फेज डिफरेंस है तो यहाँ पे किसका फेज डिफरेंस होगा? पाई का फेज डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई/2 का। और यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा? 3 पाई/2 का होगा। बोलिए क्लियर है क्या? इसका मतलब अगर इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना कह रहा है? 2 पाई का फेज डिफरेंस। देखिए n बराबर 0 तो आपने कर दिया, मतलब नो फेज डिफरेंस। अब उसके बाद कह रहा है 2 पाई का फेज डिफरेंस, मतलब ये फेज डिफरेंस है। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये होता है एक वेव तो आपके सामने ये बन गई, और इसी वेव को अगर आप आगे की तरफ कंटिन्यू करें, इसी वेव को अगर आप आगे की तरफ कंटिन्यू ऐसे ऐसे करते चलें, तो एक वेव तो यहाँ पे आ गई। जो दूसरी वेव होगी वो कहां से स्टार्ट होगी? 2 पाई के बाद से स्टार्ट होगी। जैसे देखिए दूसरी वेव हमारी ये स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है। अब देखिए पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई का फेज डिफरेंस है। तो देखिए 2 पाई का फेज डिफरेंस है, तो ये फेज डिफरेंस कब यूज हो? ये फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई पे। तो अगर मान लीजिए वेव इस तरह से सुपरपोजिशन कर रही है कि इनके बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई का है, या इनके बीच में फेज डिफरेंस पाई का है, या फिर इनके बीच में फेज डिफरेंस 4 पाई का है। तो जैसे 4 पाई का फेज डिफरेंस मैं आपको बताऊं, जैसे 4 पाई का फेज डिफरेंस, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेव है, तो ये वेव इस तरह से क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ये आपका 0 हो गया, ये आपका पता है आपको क्या होता है? 2 पाई। ये आपका हो गया 4 पाई, ये आपका हो गया 6 पाई। बोलिए ठीक है? ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। अब देखिए दूसरी वेव कहां से निकल रही थी? 2 पाई से निकल रही थी। इस बार कहां से निकलेगी? 4 पाई से। 4 पाई से मतलब इस बार वेव ये निकल रही है, ऐसे जा रही है। तो देखिए पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस 4 पाई का फेज डिफरेंस है। वही मैंने बोला कि अगर दो वेव के बीच में या तो 0 फेज डिफरेंस हो, ये केस हो, या इनके बीच में 2 पाई का फेज डिफरेंस हो, ये वाला केस हो, या इनके बीच में 4 पाई का फेज डिफरेंस हो, तो इस केस में दो वेव हमेशा कैसा सुपरपोजिशन करेंगी? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी। तो फेज डिफरेंस का मतलब हो रहा है कि एक वेव और दोनों वेव एक दूसरे से कितने फेज पे हैं? 0 फेज पे हैं, क्योंकि एक साथ स्टार्ट हुई है। दोनों कहां से स्टार्ट हुई है? ओरिजिन से स्टार्ट हुई है। और अगर दोनों ओरिजिन से स्टार्ट होंगे तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 से होगा। पहली वाली वेव स्टार्ट हुई है 0 से, दूसरी वाली वेव स्टार्ट हुई है 2 पाई से, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई का फेज डिफरेंस है। इसी तरह से पहली वेव स्टार्ट हुई है 0 से, दूसरी वेव स्टार्ट हुई है 4 पाई से, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 4 पाई का है।
तो देखिए अगर इनके बीच में फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2n पाई होगा तो हमेशा ये कैसा सुपरपोजिशन करेंगी, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में फाई बराबर क्या होगा हमारा 2n पाई होगा, और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन तभी होगा जब इस cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, मतलब फाई बराबर क्या होना चाहिए 2n पाई होना चाहिए, अदरवाइज ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की एक केस अच्छी तरह से आप फटाफट से नोट करिए। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। अब आपके सामने फेज डिफरेंस है फाई, पाथ डिफरेंस है x, तो आप क्या यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फाई। यहाँ पे फाई को बोलते हैं फेज डिफरेंस, x को बोलेंगे पाथ डिफरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फेज डिफरेंस कितना है 2n पाई, पाई इस फाई की जगह पे 2 पाई n पाई पुट करिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2n इनटू पाई। यहाँ से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा n लैम्डा बचेगा। इसका मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, n लैम्डा आ जाएगा। बोलो, और n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, n की वैल्यू वही 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 स्टार्ट होगी। तो अगर दो वेव कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही हैं तो इनके बीच में फेज डिफरेंस 2n पाई का होगा, पाथ डिफरेंस n लैम्डा का होगा। n लैम्डा मतलब n बराबर 0, तो n बराबर 0 करेंगे तो देखिए पाथ डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, पाथ डिफरेंस n बराबर 0 पुट करिए तो ये हो जाएगा 0, n बराबर 1 पुट करिए तो हो जाएगा लैम्डा, इसी तरह से 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। अब आप देखिए दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना था 0, क्योंकि सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रही थी। इन दोनों वेव के बीच में वेवलेंथ क्या होता है, ये होता है वेवलेंथ लैम्डा। देखिए पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा का। इसी तरह से देखिए ये आपके सामने हो गया लैम्डा और ये आपके सामने हो गया लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो गया, 2 लैम्डा हो गया। इसका मतलब पहली वाली वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, दूसरी वाली वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है 2 लैम्डा का। तो देखिए 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। तो वही मैंने बोला कि दो वेव के बीच में या तो फेज डिफरेंस किसका हो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई का हो, या इनके बीच में पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा का हो, तो हमेशा कैसा सुपरपोजिशन करेंगी, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस याद रखिए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन। अब चलते हैं आगे की तरफ, कुछ और इंपॉर्टेंट हम लोगों को अभी डेरिवेशन करना है, बने रहिए। हाँ तो बच्चों हमने अभी डिस्कस किया कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन चल रहा है, तो अभी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ही चलेगा। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, तो पहले तरीके का सुपरपोजिशन ये है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में हमने जो ए नेट निकाला, वो ए नेट हमारा कितना है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में cos फाई में फाई कितना होगा 2n पाई। अभी बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई n या 2n पाई। और यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे होगी। तो जरा रखिए a नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई। फाई की जगह रखिए 2n पाई, और n बराबर आप 0, 1, 2, 3 कुछ भी रखिए, कुछ भी रखिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी +1। अगर आप n बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 कितना होता है 1। n बराबर 1 रखेंगे तो cos 2 पाई कितना होता है +1। n बराबर रखिए 4 पाई, n बराबर रखिए 2 मतलब cos 4 पाई कितना होता है +1, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +1 हो जाएगी। सो a नेट का स्क्वायर, अब a नेट का स्क्वायर में इसको क्या बोलेंगे a मैक्स। क्यों, क्योंकि फाई बराबर 2n पाई पे रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है। तो अगर दो वेव एक दूसरे के सेम फेज में होंगी, फाई बराबर 2n पाई मतलब सेम फेज में होंगी, उस समय जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिलेगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो a नेट का स्क्वायर मैक्सिमम बराबर हो जाएगा आपके सामने a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे आपको मिलेगा a मैक्स
कितना मिलेगा मुझे, ए मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A मैक्स का स्क्वायर, और यहां से आपको मिल जाएगा A मैक्स बराबर A1 प्लस A2। अब आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब दो वेव एक दूसरे से कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का मतलब सेम फेज में होंगी, और सेम फेज में होने का मतलब ये हो गया कि या तो इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई होगा, तब इनका जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और A मैक्स बराबर क्या होगा, A1 प्लस A2 होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए, इसको हम अगर इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखें तो I मैक्स की जगह हम क्या रखेंगे, अंडर रूट I1 कर सकते हैं। तो I मैक्स की जगह क्या करेंगे, अंडर रूट I मैक्स करेंगे, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में ये रिलेशन होता है। बताइए, A1 की जगह क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर I1 करेंगे, और A2 की जगह क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर I2 करेंगे। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, I मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, या फिर और इसके जगह हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं अंडर रूट I1 का मतलब हो गया A1, ध्यान रखिएगा, A1 का मतलब हो गया अंडर रूट के अंदर I1, और A2 का मतलब हो गया अंडर रूट के अंदर I2। तो मैं इसके जगह पे A1 प्लस A2 कर सकता हूं, तो I मैक्स बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर भी आपके सामने फॉर्मूला आ सकता है। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से नोट करिए, और यहाँ पे इस फॉर्मूले को नोट करिए। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में होगा। तो आप याद रखिएगा, जब दो वेव कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेगी तो जो रिजल्टेंट वेव होगा उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। क्लियर? और ये आपके सामने फॉर्मूला हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से नोट करिए, हम इस पे आगे ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब आप देखिए, इसमें एक स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस अब इसमें एक स्पेशल केस क्या है, इसमें एक स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए दो सुपरपोजिंग वेव का एम्पलीट्यूड अगर सेम है, मतलब इंटेंसिटी सेम है, और वो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही है। देखिए, इफ टू वेव्स विद सेम इंटेंसिटी undergo constructive superposition, तो अगर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेगी तो आपको ये रिजल्ट तो मिलेगा। अब क्योंकि इसकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड सेम है, इसका मतलब A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, एंड I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। तो उठा के जरा पुट करिए, तो A1 की जगह पे A रखेंगे, A2 की जगह पे A रखेंगे, तो आपको मिलेगा A मैक्स इज इक्वल टू 2A। A मैक्स कितना मिल जाएगा, 2A मिल जाएगा। इसका मतलब जब दो वेव कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी और अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम हुआ, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड का डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जब दुगना हो जाएगा तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। इसी को आप इसी टर्म्स में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों वेव के एम्पलीट्यूड सेम है तो दोनों वेव की इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो इंटेंसिटी को जरा सेम करिए, यहाँ पे फटाफट से देखिए, तो क्या हो जाएगा, आई मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट I1 है, तो अंडर रूट यहाँ पे क्या कर दीजिए I प्लस अंडर रूट क्या कर दीजिए I, क्योंकि I1 बराबर I, I2 बराबर I है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर I का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 ऑफ I। इसका मतलब हो गया, जब दो वेव कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी, दोनों की इंटेंसिटी अगर सेम होगी तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी का 4 गुना हो जाएगी। तो देखिए इंटेंसिटी बढ़ रही है, यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, और जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है तो इसी कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। और कंडीशन ऑफ मैक्सिमा में हमेशा आपको कौन सा स्पॉट मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा पे आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा।
क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आई मैक्स और ए मैक्स का। और साथ ही साथ एक स्पेशल केस ये है कि आपके सामने अगर ये हुआ, दोनों वेव की इंटेंसिटी अगर सेम हुई, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम हुआ, तो इसका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा 2a, मतलब इसका एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड के डबल हो जाएगा। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी का 4 गुना हो जाएगी। अब ये तो बात हो गई हमारी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का केस, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में आपको क्या मिलता है, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और ब्राइट स्पॉट। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में आपको क्या मिलेगा, इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। और यहां पे आपको कौन सा स्पॉट मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा, चमकीला स्पॉट मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलता है, ठीक, समझ में आ गया। अब चलिए, पहले तरह का हमारा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड तरह का सुपरपोजिशन, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। फिर तीसरे तरीके का सुपरपोजिशन देखेंगे, नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन। बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड तरह का सुपरपोजिशन है। जैसे आपको याद है कि दो सोर्स से निकलने वाली लाइट रेस इस पॉइंट पे या तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर सकती है, पीछे कंडीशन देख लिया, या तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी हो सकता है। और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हमारा दूसरे तरीके का सुपरपोजिशन क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अभी हम इंटरफेरेंस पे नहीं आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी आप परेशान मत होइएगा। इंटरफेरेंस में यही सारी केसेस बनेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता। अभी तो एक नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन में बढ़ा रहा हूं। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, व्हेन two waves superposed to each other with opposite phase then such types of superposition is called destructive superposition। क्लियर। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो सोर्स से लाइट निकल रही है, S1 S2। ये दोनों सोर्स अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। और मान लीजिए इस पॉइंट P पे एक वेव ऐसे ऐसे पहुंच रही है और एक वेव ऐसे ऐसे पहुंच रही है। इस वेव का इक्वेशन क्या है, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और इस वेव का इक्वेशन क्या है, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब क्योंकि ये लाइट के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेंगे, इस वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेंगे, दोनों आपस में सुपरपोज करेंगी। और इस पॉइंट पे जो सुपरपोजिशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। मतलब दोनों वेव अब कैसे पहुंच रही है, अपोजिट फेज में पहुंच रही है। तो अपोजिट फेज का मतलब क्या होता है, जैसे आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक वेव है, ये वाली वेव है, ये वाली वेव ये आपने बनाया। अब ये जो वेव है ना वो अपोजिट फेज में है। अपोजिट फेज में कब होगी, ये आपकी होगी अपोजिट फेज में, ये होगी अपोजिट फेज में। क्योंकि हमारे पास पहली वेव है जिसका इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वाली वेव हमारे पास है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इनके बीच में 5 का फेज डिफरेंस भी हो सकता है, 5 का फेज डिफरेंस। और 5 का फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई। 5 का फेज डिफरेंस कितना होगा, ये 5 कितना होगा, पाई होगा, ठीक है। अब देखिए जब ये डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी तो इनसे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को बर्बाद करना चाह रही है, एक दूसरे को ये डिस्ट्रक्ट करना चाह रही है, मतलब खत्म करना चाह रही है। तो जब इन दोनों को ये खत्म करना चाहेंगी, दोनों को दूसरे को बर्बाद करना चाहेंगी, तो इनसे जो एक नई वेव बनेगी, उनसे एक नई वेव बनेगी, उसका देखिए एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड से देखिए कम हो गया। ये रिजल्टेंट वेव है। अब देखिए इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड से क्या हो गया है, कम हो गया है। यहां पे आप देख रहे होंगे। तो इसी तरह के सुपरपोजिशन को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोलते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मतलब जब एक दूसरे से किसमें होगा, 5 फेज में होगा, मतलब अपोजिट फेज में होगा। तो ये तो अपोजिट फेज है आपका। चलिए तो हम एक काम करते हैं कि जब दो वेव आपस में सुपरपोज कर रही थी
और उसके बीच में फाई का फेज डिफरेंस था, तब हमने इसके नेट एम्पलीट्यूड और नेट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला निकाला था? तब इसकी नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था ए नेट इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस ऑफ फाई। अब आप एक चीज नोटिस करिए, जो रिजल्टेंट वेव हो रही है उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई? मिनिमम हो गई। मतलब इन दोनों वेव के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से कम हो गया। अगर एम्पलीट्यूड, इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम हो गया मतलब उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज कर गई। इस समय इंटेंसिटी कैसी मिलेगी? मिनिमम। मतलब आई नेट जो है ना वो मिनिमम होगा। इस समय आई नेट क्या होगा? वो मिनिमम होगा। और मिनिमम कितना होगा? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई। अब बात आता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है फाई पे, और एम्पलीट्यूड का मिनिमम कब होगा? ये एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा? जब इस कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम हो। कॉस फाई की वैल्यू क्या हो? मिनिमम। और कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम कब होती है? -1। कितनी होती है? कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो याद रखिएगा, कॉस फाई अगर आपको मिनिमम मिलेगा तभी आपको क्या मिलेगा? ए नेट कैसा मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर गया, मतलब मिनिमम हो गया है। और ये तभी पॉसिबल है जब कॉस फाई क्या हो? मिनिमम हो। और कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1। और कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू -1 कब कब होती है? कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू -पाई होती है। ये पाई पे होती है 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, डॉट 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 2n-1 पाई। 2n-1 पाई। यहां पे लिख दीजिए 2n-1 पाई। क्या लिखेंगे? 2n-1 पाई पे फाई की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। अब आप देखिए यहाँ पे n बराबर रखिए 1। यहाँ पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब देखिए n बराबर 1 रखिए। n बराबर 1 रखिए, देखिए आपको क्या मिलेगा? पाई मिल जाएगा। n बराबर 2 रखिए तो 4 - 1 3 पाई। n बराबर 3 रखिए 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। तो मतलब फाई की इस वैल्यूज पे आपको कॉस फाई हमेशा कैसा मिलेगा? -n मिलेगा। और कॉस फाई अगर आपका माइनस हुआ तो कॉस फाई की माइनस क्या होता है? मिनिमम होता है। उसमें आपका एम्पलीट्यूड कैसा मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। बोलिए क्लियर है? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो आपका फेज डिफरेंस होगा, दो वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 2n-1 टाइम्स ऑफ पाई। ये आपको याद रखने वाली चीज है कि जब दो वेव डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेगी, मतलब अपोजिट फेज में होगी, तब इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा? 2n-1 टाइम्स ऑफ पाई। और n बराबर होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। फेज डिफरेंस जैसे आपने निकाला वैसे आप क्या निकाल सकते हैं? पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। आपको पता है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है λ/2 इनटू फेज डिफरेंस फाई। और फेज डिफरेंस कितना आपके सामने? λ/2 मल्टीप्लाई बाय 2n-1 टाइम्स ऑफ पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2n-1 λ/2। मतलब आप कह सकते हैं कि दो वेव के बीच में अगर फेज डिफरेंस 2n-1 का हुआ, 2n-1 टाइम्स ऑफ पाई का हुआ, या फिर दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस अगर 2n-1 λ/2 का हुआ, तो इस समय जो सुपरपोजिशन होगा वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का होगा, मतलब एक दूसरे को बर्बाद करेंगी वेव। तो यहाँ पे n की वैल्यू वही स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 से। n बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब जरा उठा के रखिए n बराबर 1 रखिए। देखिए आपको पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा? n बराबर 1 रखिए तो n बराबर 1 रखेंगे तो आपका हो जाएगा λ/2। कितना हो जाएगा? λ/2। इस तरह से 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 होगा तो ये सुपरपोजिशन कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव नेचर का सुपरपोजिशन होगा। अब आप एक बात बताइए, ये दो वेव आप देख रहे हैं, इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? पाई का फेज डिफरेंस है। क्योंकि देखिए इस वेव का क्रस्ट और इस वेव का ट्रफ मिल रहा है। इस वेव का क्रस्ट इस वेव का ट्रफ मिलेगा तब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हम बताएं वेव फर्स्ट का क्रस्ट, वेव सेकंड का क्रस्ट मिल जाए, वेव फर्स्ट का ट्रफ, वेव सेकंड का ट्रफ अगर मिल जाए तो यहां पे कौन सा सुपरपोजिशन होता है? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। लेकिन इसका उल्टा देखिए, अगर वेव पहले वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मिल जाए, या फिर बोला जाए कि
कि पहले वेव का ट्रफ दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ मिल जाए तो यहां पे जो सुपरपोजिशन होगा वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का सुपरपोजिशन होगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बनेगा। और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि पहले वेव का क्रस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ आपस में मिल रहा है, मतलब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की केस में देखिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। एंड पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला नोट कर लीजिए 2n-1 λ/2। तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की केस में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये होता है। अब कैसे होता है देखिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये मैंने ढेर सारी वेव बना रहा हूं मैं, चलिए पहली वेव हमारे पास ये है। अब हम फेज डिफरेंस के टर्म्स में पहले आपको बताएंगे, आप पाथ डिफरेंस के टर्म्स में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये आपके सामने हो गया लैम्डा, ये आपके सामने हो गया 2 लैम्डा, ये आपके सामने होता है λ/2 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 लैम्डा, और ये आपके सामने कितना हो गया लैम्डा है, ये 2 लैम्डा है। देखिए डिफरेंस कितना होता है λ/2 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 का डिफरेंस होगा, तो λ/2 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 कितना हो जाएगा 3 λ/2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये आपका λ/2, ये λ/2, ये λ/2, λ/2, तो ये आपका हो गया लैम्डा, ये हो गया आपका 2 लैम्डा। अब आप देखिए जो ये तो पहली वेव हो गई, ये तो ये वाली वेव हो गई। अब जो दूसरी वेव होगी वो कितने पार्ट डिफरेंस पे होगी, λ/2 के पार्ट डिफरेंस पे होगी। λ/2 का पार्ट डिफरेंस मतलब यहां से स्टार्ट होगी, इसका मतलब वेव कहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए वेव ये स्टार्ट होगी। इस तरह के सुपरपोजिशन को बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कि पहला वेव और दूसरे वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है λ/2 का, और λ/2 के पाथ डिफरेंस पे उस समय फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा। देखिए फेज पाई ये कितना होता है 2 पाई, इसका आधा कितना होगा पाई ना, ये होगा 2 पाई, इसका आधा कितना होगा पाई, ये कितना हो जाएगा 0। तो मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई का फेज डिफरेंस है। तो अगर λ/2 का पाथ डिफरेंस या पाई का फेज डिफरेंस हुआ तब हमेशा कैसा सुपरपोजिशन होगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। बात समझ में आ गई। इसी तरह से देखिए अगर हम एक और वेव बनाएं, क्या बनाएं, एक और वेव बनाते हैं। चलिए एक वेव और बनाते हैं, ये वेव आप ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब इसको आप कर लीजिए फटाफट से। हमारा लैम्डा है, ये हमारा 2 लैम्डा है, ठीक है। ये हो गया हमारा λ/2, ये अपना हो गया 3 λ/2, ये ऐसा हो गया। अब देखिए इनके बीच में पार्ट डिफरेंस 3 λ/2 का भी होना चाहिए। अगर पहली वेव आपकी अगर यहां से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन स्टार्ट हो रही है, तो दूसरी वेव को डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करने के लिए दूसरी वेव को 3 λ/2 से स्टार्ट होना पड़ेगा। तो 3 λ/2 मतलब यहां पे है, तो मतलब आपका ये चला गया, ये वेव चली जाएगी। बोलिए भाई है कि नहीं। ये अगर दूसरी वेव अगर इस तरह का भी सुपरपोजिशन हुआ तो वो कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अभी भी आप देख रहे हैं पहले वेव का ट्रफ दूसरे वेव की क्रस्ट के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे किस तरह का सुपरपोजिशन है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। उम्मीद है कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो अगर वेव एक दूसरे से फाई के फेज डिफरेंस पे है, और फाई का फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, फाई का फेज डिफरेंस पाई का 3 पाई 6 5 पाई 7 पाई 9 पाई 7 पाई 9 पाई का होगा, तब सुपरपोजिशन कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव नेचर का होगा। क्लियर। अच्छा अगर मान लीजिए इनके बीच का पार्ट डिफरेंस λ/2 का हुआ, 3 λ/2 का 5 λ/2 का, तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। आप ये देख रहे थे कि अगर मान लीजिए दो वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस अगर 0 का है, या फिर किसका है, मान लीजिए लैम्डा का है, 2 लैम्डा का है, या फिर मान लीजिए किसका है, लैम्डा हो गया। भाई आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस पता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की केस में पार्ट डिफरेंस कितना आता था, x बराबर आता था 2n लैम्डा, कितना आता था फ्रेंड्स, n लैम्डा आता था। n बराबर कितना था 1। पहले मान लीजिए n बराबर 0 था, तब पार्ट डिफरेंस कितना होता था 0। n बराबर 1 के करते कितना होता था लैम्डा। इसका मतलब अगर दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा का होगा तब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। अगर दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 का होगा तब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो जाएगा। पाथ डिफरेंस लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, पाथ डिफरेंस λ/2 पे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्लियर हो गई बात। अब आप देखिए जब n बराबर आप 1 करेंगे तो आपको x बराबर क्या मिलेगा, लैम्डा। x बराबर क्या मिलेगा, लैम्डा। मतलब पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा का होगा। और पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा का हुआ तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई का होगा। फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई का होगा। इसका मतलब आप ये समझ जाते थे कि अगर x बराबर लैम्डा बोलूं, मतलब अगर दो वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा या फेज डिफरेंस 2 पाई का हुआ, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा।
और दूसरी चीज देखिए, अगर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई का हुआ तब क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा। मतलब पाई पे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, पाई पे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, 2 पाई पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, तो इनके बीच में एक नॉर्मल सुपरपोजिशन मिलेगा। इनके बीच में क्या मिलेगा, एक नॉर्मल सुपरपोजिशन मिलेगा। अभी मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए इसको पहले फटाफट से नोट कर लीजिए कि दो वेव अगर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही है तो उनका फेज डिफरेंस ये आता है और इनका पाथ डिफरेंस ये आता है। अब इस फेज डिफरेंस को उठाकर हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं और ए नेट और आई नेट का हम लोग फॉर्मूला नोट करेंगे, बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब देखेंगे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन चला था हमारा, क्या चला था, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन चला था और इसमें हम लोगों ने क्या निकाला था, ए मिनिमम हो जाएगा हमारा, इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई। अब फाई कितना होगा फ्रेंड्स, 2n-1 टाइम्स ऑफ पाई। और n बराबर आप क्या रखिए, 1 2 3 4 5, n 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब n की वैल्यू आप चाहे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। तो आपके सामने a min कितना हो जाएगा, a min का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको होगा प्लस 2a1 a2 और इस पूरी की वैल्यू कितनी होगी, -1 हो जाएगी। आप देख लीजिए n बराबर 1 रखो तो कितना हो जाएगा, cos पाई, और cos पाई मतलब cos 90 प्लस 90 और cos 90 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 90 और माइनस साइन 90 मतलब -1, तो कितना आ जाएगा, पूरी वैल्यू -1 आ जाएगी, मान सकते हो। चाहे इस n की वैल्यू पे n वैल्यू n बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ रखो, चाहे आपका cos पाई हो, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई पे हमेशा उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। तो ये -1 होकर उठा के रखिए, तो हो जाएगा आपका a1 का स्क्वायर, ये आपका होगा a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 डॉट a2, आपका क्या आ गया, a मिनिमम का स्क्वायर। तो यहां से एक मिनिमम स्क्वायर आपका हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको a मिनिमम कितना मिल जाएगा, a1 माइनस a2 मिल जाएगा। अगर इसका मतलब हो गया दो वेव अगर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही हैं, कैसा कर रही हैं, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मिनिमम, और मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, a1 माइनस a2 के बराबर हो जाएगा। तो ये a1 क्या है, पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड, a2 क्या है, दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड, दोनों को माइनस कर देना तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आपके सामने आएगा विच इज मिनिमम। क्लियर है, अच्छा है, तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड निकाल, इस तरह से हम क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे। अब हम इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी निकालें तो आई मिनिमम क्या होता है, अंडर रूट के अंदर आई मिनिमम, ए मिनिमम का मतलब आई मिनिमम, इसके लिए क्या करेंगे, I1 माइनस I2 करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, तो आई मिनिमम कितना हो जाएगा, आई मिनिमम इज इक्वल टू I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके सामने होगा मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब इसको आप दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 की जगह आप A1 भी लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप यूज करते हैं। तो जब दो वेव एक दूसरे से डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी तो रिजल्ट या मिनिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये होगा, मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे स्पेशल केस क्या है, तो यहाँ पे स्पेशल केस समझिए, स्पेशल केस नंबर, अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर है तो दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होगा, अगर दोनों का इंटेंसिटी बराबर है तो दोनों की एम्पलीट्यूड बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए के बराबर। और क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है इसलिए इनकी इंटेंसिटीज भी आपस में क्या होंगी, बराबर होगी, आई हो जाएंगी। तो अब इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट करिए, A1 बराबर A2 बराबर A को यहाँ पुट करिए, तो A1 की जगह पे हम A रखेंगे, A2 की जगह पे हम A रखेंगे, तो आपको A मिनिमम कितना मिलेगा, A मिनिमम आपको मिलेगा A माइनस A कैंसिल आउट, A मिनिमम कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब दो वेव अगर एक दूसरे से ऑपोजिट फेज में मिल रही हैं और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो एम्पलीट्यूड सेम होने पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो जब अगर मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा,
यहाँ पे आपको डार्क स्पॉट मिलेगा। कैसा स्पॉट मिलेगा? डार्क स्पॉट मिलेगा। क्यों डार्क स्पॉट मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी भी जीरो है, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड जीरो है तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी भी क्या होगी? जीरो होगी। तो आई मिनिमम क्या हो जाएगा? ये भी जीरो होगा। भाई आप जानते हैं ना, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड जीरो हो गया तो इंटेंसिटी भी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। और क्योंकि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी जीरो हो गई, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी जीरो हो गई, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा? डार्क स्पॉट मिलेगा। और डार्क स्पॉट की कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कंडीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन को क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ मिनिमा भी बोला जाता है। कंडीशन ऑफ मिनिमा भी बोला जाता है। क्यों मिनिमा बोला जाता है समझ में आ गया? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, मतलब एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। और इस कंडीशन पे आपको क्या मिलेगा? एक डार्क स्पॉट मिलेगा, अंधेरा डार्क स्पॉट। भाई जाहिर सी बात है, जिस पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी या वेव की इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, वहां पे आपको अंधेरा मिलेगा, अंधेरा ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलता है? डार्क स्पॉट मिलता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? तो स्पेशल केस आप जरूर से याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका ये तो हो गया डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का केस। और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में आपने आई मिनिमम का फॉर्मूला और ए मिनिमम का फॉर्मूला देख लिया। अब हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने वाले हैं, वो आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, बने रहिए। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे थे कि जब दो लाइट वेव किसी पॉइंट पर सुपरपोज करती हैं तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी हो सकता है, उसकी कंडीशन देखी। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, उसकी भी कंडीशन दे दी। तो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो कोई जरूरी नहीं है, किसी पॉइंट पर नॉर्मल सुपरपोजिशन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर दोनों सोर्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। और अगर दोनों सेम सोर्स भी हुए, दोनों सेम मोनोक्रोमेटिक सोर्स भी हुए, तो भी इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? आपको एक नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन मिल जाएगा। अब आप एक बात बताइए, जब दो वेव के बीच में फाई मतलब फेज डिफरेंस कितना था? 2n पाई का था। 2n पाई में n की वैल्यू कितनी थी? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आपको फाई की वैल्यू क्या क्या मिल रही थी? 0 और 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। यहां पे आपको क्या मिलता था? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलता था। क्या मिलता था फ्रेंड्स? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलता था। मतलब आपको यहाँ पे क्या मिलता था? ब्राइट स्पॉट मिलता था, ब्राइट स्पॉट मिल जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी बढ़ जाती थी, मैक्सिमम हो जाती थी। लेकिन अगर दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस 2n-1 टाइम्स ऑफ पाई का है और यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट हो रही है, तब आप बताइए फेज डिफरेंस कितना हो सकता था? n बराबर रखिए 1, तो कितना हो जाएगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। यहां पे आपको क्या मिलता था? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिल जाता था, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलता था। अगर इसका मतलब आप देखिए 0 और पाई, 0 पे मिल रहा है पहला फेज डिफरेंस, 0 पे मिला है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और पहले फेज डिफरेंस पाई पे मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। बट इन दोनों के बीच में कौन सा मिल रहा है ये पता नहीं है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक वेव है, हम एक वेव को यहां से ऐसे स्टार्ट किया, ओरिजिन स्टार्ट किया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका हो गया 2 पाई, ये आपका हो गया पाई, और ये आपका हो गया पाई बाई 2, ये आपका हो गया 3 पाई बाई 2। अब आप एक चीज नोटिस करिए, थोड़ा सा इसको मैं कलरफुल बनाता हूं। तो देखिए, अगर दूसरी वेव, और ध्यान से देखिएगा, अगर दूसरी वेव, अगर इसके बीच में फेज डिफरेंस 0 है, मतलब ये यहां से स्टार्ट हो रही है ऐसे, तब तो ये सुपरपोजिशन कैसा हो जाता है? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया। मान लीजिए अगर दूसरी वेव यहां से स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब दूसरी वाली वेव, ये तो पहली वेव है और दूसरी वाली वेव को मैंने ग्रीन से बनाया है। मान लीजिए दूसरी वाली वेव 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब यहां से स्टार्ट नहीं हो रही है, दूसरी वेव पाई से स्टार्ट हो रही है, मतलब दूसरी वेव ये यहां से स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो रही है, तो अब कौन सा सुपरपोजिशन हो जाएगा? दूसरी वेव ये ऐसे स्टार्ट हो रही है, दूसरी वेव मान लीजिए कहां से स्टार्ट हो रही है?
पाई से स्टार्ट हो रही है, ये होगी पाई से स्टार्ट, ये स्टार्ट हो रही है। तो अब कौन सा सुपरपोजिशन है? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। तो मतलब अगर कोई वेव यहां से स्टार्ट हो तो भाई कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और यहां से स्टार्ट हो तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। लेकिन अपने को एक बात तो कंफर्म ही नहीं है, एक बात पता नहीं है, अगर मान लीजिए एक लाइट वेव है, अगर वो यहां से स्टार्ट हो रही है, पाई बाई 2 से स्टार्ट हो रही है, पाई बाई 2 से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये स्टार्ट हो रही है ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे स्टार्ट हो रही है, बोलिए तो अपने को ये कौन सा सुपरपोजिशन मिल रहा है, अपने को कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये ना तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, ये ना तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। तो ये किस तरह का सुपरपोजिशन है? ये नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन है, जो जब दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो, पाई बाई 2 हो। जब दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस हो। ठीक है, याद रखिएगा, जब दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस हो, तो मतलब अगर दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है और क्या हो सकता है, 3 पाई बाई 2 का है, 5 पाई बाई 2 का है, 7 पाई बाई 2 का है, एंड सो ऑन। इस तरह का अगर फेज डिफरेंस किसी वेव के बीच में बन रहा है तो वो किस तरह का सुपरपोजिशन हो जाएगा, वो नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन हो जाएगा। कैसा सुपरपोजिशन हो जाएगा? नॉर्मल सुपरपोजिशन होगा। इसका मतलब पहला 0 और पहले पाई, इसके बीच में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, इसमें डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और चीजें हम लोग बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं, और बेहतरीन चीजें। तो ये हमारा नॉर्मल सुपरपोजिशन का केस है, नॉर्मल सुपरपोजिशन, और ये हमारा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का केस है, ये हमारा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का केस है। नॉर्मल सुपरपोजिशन में आपको ब्राइट स्पॉट भी मिलेगा और डार्क स्पॉट भी मिलेगा। मतलब ना तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी या तो बहुत ही हाई होगी, ना तो बहुत ही लो होगी, इन मीडियम। इंटेंसिटी कैसी होगी? इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज मीडियम। तो कैसी होगी? मीडियम होगी। लेकिन यहां पे इंटेंसिटी कैसी होगी? यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यहां पे इंटेंसिटी कैसी होगी? मिनिमम होगी। बट यहां पे इंटेंसिटी आपकी मीडियम, यहां पे मिनिमम होगी, यहां पे मैक्सिमम होगी, यहां पे मीडियम इंटेंसिटी होगी। क्लियर हो गई बात? यहां पे आपने क्या किया था? बेसिक सा फॉर्मूला बनाया था, ए नेट इज इक्वल टू ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई, और फाई बराबर क्या किया था? 2 एंड पाई कर दिया था। क्लियर होगी बात? यहां पे आपने क्या किया था? ए नेट, और अच्छा ए नेट कैसा था? ये मैक्सिमम था। यहां पे आपने ए नेट का फॉर्मूला क्या किया था? मिनिमम किया था, और मिनिमम का स्क्वायर किया था। यहां पे कितना मिला था आपको? a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई, और यहाँ पे फाई कितना था? 2n-1 टाइम्स ऑफ फाई। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस था। तो ये नॉर्मल तरीके का भी केस कुछ बनेगा भाई। देखिए पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है। अच्छा ये देखिए, एक बात समझिए, ये 0 1 2 3 4 5 है ना, और यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस कितना है? अगर आप फेज डिफरेंस देखिए, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है? 0 2 पाई 6 पाई का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है? 0 का, 2 पाई का, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन का फेज डिफरेंस है। नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन हो गया। तब यहाँ पे आपको नेट इंटेंसिटी के लिए मिलेगी ए नेट। अब ये तो ना तो मैक्सिमम होगी ना तो मिनिमम होगी। ए नेट का स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई कितना हो जाएगा? 2n-1 पाई बाय 2। ये हो जाएगा आपके सामने नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला नॉर्मल सुपरपोजिशन के केस में। ये आपका है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में, ये आपका है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में। और यहाँ पे n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 5 6। n बराबर 1 2 3 4 5, n बराबर 1 रखिए, 2-1 1 पाई बाई 2 देखिए, पाई बाई 2 आ गया, फेज डिफरेंस पाई बाई 2 आ गया। इसी तरह से n बराबर 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, सो ऑन। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई? तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का केस है, ये हमारा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का केस है, और ये हमारा नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन हो सकता है। सुपरपोजिशन आपका कई तरीके हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और नॉर्मल सुपरपोजिशन। चलते हैं आगे, बने रहिए, कहीं जाएगा नहीं। तो देखिए बच्चों, अब नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन, तीसरा सुपरपोजिशन कैसा है? नॉर्मल सुपरपोजिशन।
नॉर्मल सुपरपोजिशन का मतलब है ना तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी ना तो मिनिमम होगी, मतलब इन मीडियम में होगी। तो ठीक है, ये देखिए जब दो वेव सुपरपोजिशन करती है तब उस केस में फॉर्मूला हमारे पास कितना आता है, ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5। और 5 नॉर्मल सुपरपोजिशन के केस में 5 मैंने क्या बताया था, 2n माइनस 1 पाई बाय 2 बटा के पुट करिए, तो a नेट का स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5, और 5 बराबर रखिए 2n माइनस 1 पाई बाय 2। ये आपके सामने हो गया नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जब दो वेव नॉर्मल सुपरपोजिशन करेगी। तो n बराबर आप चाहे 1 रखो, अब देखो n बराबर क्या होगा, n बराबर आपका 1 2 3 4 so on। अब n बराबर 1 रखो, 1 रखोगे तो cos पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 कितना होता है 0। तो n की किसी भी वैल्यू पे ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0। जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये भी टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके उस समय a नेट कितना मिलेगा, a नेट का स्क्वायर मिलेगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा, जब दो वेव ना तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करे ना तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करे, एक नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन करे, तो उस समय आपको नेट एम्पलीट्यूड कितना मिलता है, रिजल्टेंट वेव का नेट एम्पलीट्यूड a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर मिलता है। आप इसी को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसी को यहाँ पे कर सकते हैं a नेट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। इसे आप फटाफट से नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने निकाला एम्पलीट्यूड वैसे आप निकाल सकते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, देखिए a नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर था। अब इसके लिए क्या करेंगे, i नेट कर देंगे इज इक्वल टू क्या करेंगे, i1 कर देंगे प्लस i2 कर देंगे। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब दो वेव एक नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन करेगी, तब उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या i नेट कितना हो जाएगा, i1 प्लस i2, मतलब इंडिविजुअल इंटेंसिटी, इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी का सम हो जाएगा i1 प्लस i2। क्लियर है। अब यहाँ पे स्पेशल केस देख लो, अब यहाँ पे फ्रेंड्स स्पेशल केस देख लो। स्पेशल केस क्या देख लेंगे हम, अगर मान लीजिए दोनों वेव की एम्पलीट्यूड सेम है, इंटेंसिटी सेम है, तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a एंड i1 इज इक्वल टू i2 इज इक्वल टू i, मतलब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सेम है, तो उसमें हमारा a नेट कितना मिलेगा, a नेट कितना होगा, फॉर्मूला आपके सामने, a नेट बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। a1 क्या रखोगे, a का, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या बचेगा हमारा 2 अंडर, क्या बचेगा अपना a अंडर रूट 2। बताइए, ठीक है। तो जब दो वेव एक नॉर्मल सुपरपोजिशन करेगी और उनके बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 का होगा, तो नेट एम्पलीट्यूड कितना मिल जाएगा, a रूट 2 मिल जाएगा, मतलब इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी का इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड का रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। अच्छा स्पेशल केस में, अच्छा यहाँ पे कोई डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई डार्क स्पॉट नहीं होगा, ना तो कोई ब्राइट स्पॉट होगा, नो ब्राइट स्पॉट नो डार्क स्पॉट। ब्राइट स्पॉट कब मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में। डार्क स्पॉट कब मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के केस में। ये आपका एक नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन होगा जहां पे एम्पलीट्यूड मीडियम होगा और इंटेंसिटी मीडियम होगी। तो इस तरह से आई नेट निकालिए, आई नेट क्या निकालेंगे, i1 बराबर i, i2 बराबर i कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2i मिल जाएगा। ये आपका हो गया नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए। तो ये आपके 3 तरह का मैंने सुपरपोजिशन बता दिया, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन। कैसे होता है आपको समझ में आ गया। अगर आप जैसे वेव बनाना चाहें तो इसको आप वेव बना के भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेव ये है, ये 0 हो गया, ये हमारा 2 पाई हो गया, ठीक है, ये अपना हो गया पाई, ये हमारा हो गया पाई बाई 2, ये अपना हो गया 3 बाई 2, ठीक है। तो अब वेव कहां से स्टार्ट होगी, एक दूसरे की फेज डिफरेंस कितना होगा, जब दो वेव का फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होगा, तो दूसरी वेव कहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी। ये ऐसे भी स्टार्ट हो सकती है और ऐसे भी स्टार्ट हो सकती है, ऐसे भी जा सकती है। तो ये हो गया, चाहे ये हो, इन दोनों केस में किस तरह का सुपरपोजिशन होगा, नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन होगा। क्लियर हो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सुपरपोजिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और नॉर्मल सुपरपोजिशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट का डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है।
आपका सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, सपोर्ट की जरूरत है। लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।